अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ प्रोग्राम्स अपने लास्ट टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स को। और उसी के रिलेटेड मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, हम उनको बनाएंगे ताकि हमारे वो जो टॉपिक्स हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएं। और कुछ प्रोग्राम मैं आपको दूंगा भी बनाने के लिए एज अ प्रैक्टिस। और इसमें जो भी कुछ न्यू आता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, अगर कोई न्यू टॉपिक आता है तो फिर साथ में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे पास जो लिस्ट है वो कुछ ये प्रोग्राम्स हैं। आलमोस्ट मेरे पास आई थिंक 26 हैं, जो कि बेसिक इनपुट और आउटपुट के प्रोग्राम्स हैं। इसकी मैंने हेडिंग गलत दे दी है, ठीक है। तो ये मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे भी, आप वहाँ से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी थोड़ा सा ये चल रहा है कि हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है, इसलिए मैंने अपलोड नहीं की इनको वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपडेट करके इनको डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो ये वाला है कि हमने किसी सर्कल का रेडियस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है, आपने शायद बनाया भी हो कई लोगों ने, तो लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ इसको, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो डिफाइन है, ये चीज़ एनुअल लाइन कुछ लोगों को कन्फ्यूज़ करती है कि हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं पाई की वैल्यू को। तो इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को चूज़ किया है, ठीक है। तो इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, ताकि कमेंट स्टेटमेंट का आपको पता है कि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती, ये जस्ट एज अ कमेंट हमारे पड़ रहता है कंपाइलर के अंदर। तो हमारे कोड को ये डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। और इसको एक साथ लिखने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि हमने प्रोग्राम में क्या करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी प्रोग्राम बनाना है वो छोटा है या बड़ा है, उसका आपने ये देखना है कि उसके मॉड्यूल में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके देखने कितने आप उसको मॉड्यूल में तोड़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट क्या है कि हमने रेडियस लेना है यूज़र से। तो एक चीज़ हमारे पास ये है कि हमने यूज़र से रेडियस इनपुट कराना है, गेट करना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ उन्होंने बता दी कि आपने जो पाई की वैल्यू वो डिफ़ाइन करनी है, ठीक है, डिफ़ाइन डायरेक्टिव के थ्रू। और उसके बाद हमारे पास हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, जिसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो अब तीन टास्क हैं हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेडियस गेट करना है और पाई की वैल्यू डिफ़ाइन करनी है। तो मैं पहले पाई की वैल्यू डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो वो डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हेडर फाइल जहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं उधर ही हम लिखेंगे हैच डिफ़ाइन, और वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसमें पाई लिखता हूँ 3.14, ठीक है। आपके जस्ट अभी इतना काफ़ी, अगर हम इस तरह से डिफाइन कर देते तो क्या ये कांस्टेंट वेरिएबल एज अ कांस्टेंट वेरिएबल बन जाता है। मतलब हमने जो वैल्यू डिफाइन कर दी ये अब चेंज नहीं होगी। इसको हम जिस जगह पे हम पाई को यूज़ करेंगे, यानी उस जगह पे हम 3.14 को यूज़ कर रहे होंगे। अब हमारा एक काम हो गया। सेकंड चीज़ हमारी क्या है कि हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से। तो वैल्यू, क्योंकि ये थे पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो बाकी जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी पॉइंट्स में ही आएंगे। तो हमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो हम फ्लोट डेटा टाइप का ही डिक्लेयर करेंगे या फिर डबल का, क्योंकि हमारे रिज़ल्ट जो है वो पॉइंट्स वाली वैल्यू में आ सकती है। तो मैं जो वेरिएबल्स हैं विद मेन फंक्शन के अंदर, फ्लोट के अंदर मैं डिक्लेयर करूँगा एक सर्कमफेरेंस के लिए SIR, जिसके अंदर मैं सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करूँगा। और उसके बाद मैंने जो रेडियस यूज़र से गेट करना है, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं रेडियस का एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ भी आपने यूज़र से लेना है तो पहले आपको बताना पड़ेगा यूज़र को कि उसने क्या एंटर करना है। तो जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन हो तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटी स्टेटमेंट प्रिंट हो कि इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये यूज़ होती है आउटपुट के लिए। और अगर इसके अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे डबल कोटेशन साइन लगाना पड़ेगा। उसके अंदर मैं जो कुछ लिखूँगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, इंटर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। जब मैं ये लिखूँगा उसके बाद मैं सीन के ज़रिए क्या करूँगा, मैं वो रेडियस गेट कर लूँगा। मैं रेडियस जो भी वो इंटर करेगा वो रेडियस किसके अंदर स्टोर होगा, रेडियस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये जो हमारे थे हमने दो काम कर लिए। अब हमारे पास क्या आता है कि हमने सर्कमफेरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला हमारे पास है। तो हमने जो वो कैलकुलेट स्टोर करना है किसके अंदर करेंगे, हम CIR, जो कि हमने एक वेरिएबल बनाया है। तो फार्मूला हमें पता है 2
ठीक है। और उसके बाद पाई की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी हुई है, पाई लिखेंगे। उसके बाद फिर स्टेरिक, फिर आर, क्योंकि आर रेडियस है तो हमने रेडियस वेरिएबल के अंदर लिया है, तो ये रेडियस हो गया। तो ये जो वैल्यू का इनका जो रिज़ल्ट होगा वो CAR जो हमारा एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम एक मैसेज लिखेंगे। हम लिखेंगे circumference ऑफ दिस सर्कल, मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सर्कल, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमने अब सर्कमफेरेंस का जो रिज़ल्ट है वो हमने शो करना है, तो मैं ये लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं एंड एल लगा देता हूँ। आई थिंक मैंने एंड एल के बारे में आपको नहीं बताया था, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि ये किस लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारा जो कंट्रोल होता है उसको न्यू लाइन पे लाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ। इधर वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, मैंने वैसे यूज़ किया है। तो इंटर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। मैं सर्कल का रेडियस जो है मैं 25 इंटर करता हूँ। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस जो है वो सर्कल के क्या आ रहा है 157। तो इसको आपने क्लियर कर लेना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो रिज़ल्ट है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट्स वाली वैल्यू इंटर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू देता हूँ 3.5, ठीक है। तब मुझे पॉइंट वे में वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर लूँगा बाद में भी, हमारे पास में भी टाइम नहीं है ज़्यादा। तो ये प्रोग्राम तो हो गया कंप्लीट। तो एंडल का मैंने आपको भूल गया तो मैं बताना, तो मैं भी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, आई एम मुदस्सिर अमीन, ठीक है। ये मैंने एक लाइन में लिख दिया। और इसके बाद दोबारा मैं सी आउट स्टेटमेंट लगा के लिखता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ यू, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये अब एक लाइन में ये प्रिंट होगा और दूसरी लाइन में ये प्रिंट होगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ही लाइन में दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ये आप देखेंगे। ये देखें, एक ही लाइन में दोनों प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो है ये एक लाइन में प्रिंट हो और ये जो लाइन है ये सेकंड लाइन के अंदर प्रिंट हो, तो मुझे इस लाइन के बाद अगर मैं इस तरह से एंड एल लगा देता हूँ, ठीक है। ये एंड एल लगाने के बाद क्या होगा कि अब ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, उसके बाद इसको प्रिंट आउट करवाएगा। तो अगर अब आप देखेंगे, हाँ ठीक है, ये देखें अब ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। अगर आपने कुछ स्टेटमेंट या कुछ भी अपने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना हो तो आप एंडल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस में होता है, वो किधर यूज़ होता है, वो इन्हीं कोटेशन के अंदर यूज़ होता है। जो हमने लगाया डबल साइन के बाद, ये जो हमने डबल कोटेशन साइन लगाया, हम एंडल के बजाय अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाना चाहता हूँ तो मैं इससे पहले बैकस्लैश और एन लिख दूँ इस तरह से। ये एक स्केप सीक्वेंस होता है। तो बैकस्लैश एन लिख देता हूँ तो क्या होगा कि ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद जब इसको रीड करेगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो और इसको मैं अगर रन करूँ तो देखेंगे आप ये भी बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट लाइन के अंदर ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंडल और स्लैश एन, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ आती है मेरे माइंड में तो मैं वो साथ साथ बता दिया करूँगा आपको। चलिए जी, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो हमारे पास जो लिस्ट है ये प्रोग्राम्स की, इनमें से हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे उनमें से कौन सा, ठीक है, ये प्रोग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। तो कोई भी बना सकते हैं, वैसे मैं ये बना रहा हूँ तो क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये सभी प्रोग्राम सेम है, सबके फार्मूले दिए हुए हैं। जिसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी रैंडम प्रोग्राम चूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं आइडिया ये किस टाइप का है और कैसे मैंने ऐसे ही चूज़ कर लिया। तो मैं इसको कर लेता हूँ, कमेंट बना लेते हैं इसको। तो आप देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर करना क्या क्या। हमने कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग फॉलोइंग इनपुट्स। हमने कुछ इनपुट्स लेनी है यूज़र से। एक तो हमने इनिशियल वेलोसिटी लेनी है VI, और एक्सेलरेशन लेना है, टाइम लेना है, और ये फार्मूला है कि हमने फाइनल वेलोसिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इधर दो चीज़ें हैं, एक तो हमने इनपुट लेनी है यूज़र से, ठीक है। उसके बाद फार्मूला लगा के हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है। तो हमें क्या इधर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ देखनी है कि हमें ज़रूरत किन टाइप के वेरिएबल्स की पड़ेगी, क्योंकि हमने यूज़र से वेरिएबल जो लेने हैं वो हमें किस टाइप के लेने चाहिए। तो इधर हमारे पास इंटीजर टाइप में काम चलेगा, तो हम इंट टाइप के ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वो VI डिक्लेयर करूँगा, उसके बाद VF जिसके अंदर फाइनल वेलोसिटी स्टोर होगी, उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए मैं A यूज़ कर रहा हूँ, टाइम के लिए T, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बताना पड़ता है कि उसने क्या एंट्री करना है।
तो अगर उसने इनिशियल वेलोसिटी इंटर करनी है तो लिखूँगा इंटर इनिशियल वेलोसिटी, इंटर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके बाद मैं वी आई के अंदर इनिशियल वेलोसिटी स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मैं सी आउट लिखूँगा इंटर एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, वो मैं ए के अंदर स्टोर कर दूंगा। उसके बाद हमने टाइम लेना है यूज़र से, तो मैं लिखूँगा सी आउट इंटर टाइम, ठीक है। तो जो भी टाइम होगा वो यूज़र इंटर करेगा और वो टी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने काम करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वी एफ के अंदर कैलकुलेट करना है इसके ये जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, वी आई प्लस करना है किसके साथ, ए टी के साथ। तो अब ये ए टी लिखा हो, लेकिन ये हम इधर किस तरह करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा टाइम के साथ। तो अब क्या हुआ कि वी एफ के अंदर हमारी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो चुकी है। तो अब हमने वी एफ को डिस्प्ले करवाना है, तो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज़, ठीक है। ये लिखने के बाद ये एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना है वी एफ को, ये हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। तो आप देखें मुझे से इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी इंटर करूँगा 25, एक्सेलरेशन में 36 इंटर कर देता हूँ, और मेरा जो टाइम है वो मैं 8 इंटर कर देता हूँ, 8 सेकेंड जितना भी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास उसने क्या बताई है, 313, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। इसको फ्लोटिंग पॉइंट में भी ले सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था। तो हम एक प्रोग्राम और बना लेते हैं एज अ प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हमारा जो होगा वो आई थिंक ये प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को चूज़ करूँगा, कंट्रोल सी, क्योंकि ये भी काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। कंट्रोल भी करते हैं इधर, इसमें से इधर से इसको मैं बना लेता हूँ कमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेज इट द यूनिवर्स ऑर्डर, ठीक है। हमने एक यूज़र से लेना है नंबर 3 डिजिट, ये एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, तो ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है कि ये हमने एक ऑर्डर में लिया है लेकिन इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं आज क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें एक इंट वेरिएबल चाहिए। तो मैं इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा एन नेम का, जिसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें एक शायद मज़ीद एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़े, तो हम देखते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। तो मैं करता हूँ सी आउट इंटर 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये हमने यूज़र से कह दिया। अब यूज़र नंबर इंटर करेगा 3 डिजिट नंबर एन के अंदर। अब एज एग्जांपल आप सपोज कर दो क्या यूज़र ने जो नंबर इंटर किया है वो है 1 2 3, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो हमें एक वेरिएबल की और ज़रूरत पड़ेगी। वो वेरिएबल क्या है, मैं उसको नेम ए दे देता हूँ, या फिर कुछ भी नेम दे दें आप, मैंने ए नेम दे दिया। तो अब ए के अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, अगर मैं एन का मोड लूँ 10 के साथ, अगर मैं एन का मोड 10 के साथ लेता हूँ तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो बचेगा इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू, अगर मैंने फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू एन के अंदर जो वैल्यू मैंने इंटर की है वो सपोज करें मैंने 1 2 3 की है, ठीक है। अगर मैं एन का रिमाइंडर लेता हूँ, एन का मोड लेता हूँ 10 के साथ, अगर मैं 10 के साथ मोड लूँगा तो उसका जो रिमाइंडर है मुझे वो 3 मिलेगा। 3 क्यों मिलेगा, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट में कुछ और भी वैल्यू में भी हों, लेकिन वो स्किप हो जाएंगी क्योंकि हम इसको स्टोर कर रहे हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर। तो इंटीजर क्या एक्सेप्ट करता है, जस्ट इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, पॉइंट्स के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उनको स्किप कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जस्ट एक लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो भी वैल्यू होगी, जो भी 3 डिजिट वैल्यू, उसका अगर हम मोड 10 के साथ लेते हैं कोई भी वैल्यू है तो हमें लास्ट वाला डिजिट मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। अगर मैंने मोड लिया इसका, उसी के साथ मैं सी आउट कर देता हूँ ए को, ठीक है। उसी के साथ मैं सी आउट ए को कर देता हूँ। तो अब देखें, अब मुझे ये क्या देगा, आप देख सकते हैं जैसे ये 1 2 3,
मैंने 3 एंटर किया तो मुझे क्या मिला 3, ठीक है। वो जो मैंने ए को प्रिंट किया था तो वो मुझे 3 मिल रहा है। 1 2 3 एंटर करता हूँ, जिसका मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू का अगर हम 10 के साथ मोड़ लेते तो हमें रिमाइंडर लास्ट वाला एक जो डिजिट है वो मिल जाता है, ठीक है। ये काम हो गया, हमें एक डिजिट मिल गया, हमने उसको प्रिंट भी करवा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए ये वाला डिजिट, ठीक है। अब हमें चाहिए सेकंड डिजिट, ठीक है। तो सेकंड डिजिट के लिए हमें यूज़ यही फार्मूला करेंगे, लेकिन अब हमें ये जो लास्ट वाला डिजिट इसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें, मतलब ये अब 2 डिजिट में से मोड़ लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ये करूँ n को इक्वल टू रख दूँ n डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, मुझे अब जस्ट अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे ये 2 एलिमेंट्स हैं, जो ये 2 डिजिट्स हैं, मुझे वो मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सी आउट करता हूँ। अगर ये काम करने के बाद n के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ, n को ही 10 पे डिवाइड करने के बाद उसको स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इधर लिखूँ द वैल्यू ऑफ n एंड आफ्टर, ठीक है। तो अब n की जो वैल्यू हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं n की वैल्यू में, ठीक है। तो आप खुद देखेंगे, मैं 1 2 3 करता हूँ। पहले मुझे उसने वैल्यू 3 दी जो कि मैंने मोड़ लिया था, उसका रिमाइंडर मुझे 3 रिटर्न मिला। उसके बाद जब मैंने उसको 10 से डिवाइड किया है तो अब मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, यानी कि अंदर 2 डिजिट मिल रहे हैं, ठीक है, जो मैं चाहता था। अब मैं 2 डिजिट का जब दोबारा से मोड़ लूँगा 10 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं अब क्या करूँ, ए के अंदर स्टोर करूँ n का मोड दोबारा से लूँ 10 के साथ, तो अब मुझे मेरे जो 2 डिजिट बचे थे, 2 डिजिट में से लास्ट वाला जो डिजिट है वो मुझे फिर से मिल जाएगा, ठीक है। जब मुझे वो लास्ट वाला डिजिट मिल जाएगा तो मैं उसको दोबारा से फिर प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, किसी अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब मुझे ये मिल जाएगा तो फिर से मैं सी आउट कर दूंगा, सी आउट ए, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे 2 नंबर्स एक रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएंगे। 1 2 में 3 एंटर करता हूँ तो क्या है 3 और 2 मिल गया मुझे, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह से हुआ है। अब क्या बचता है हमारे पास, अब हमारे पास 2 डिजिट बची हैं। ये काम करने के बाद अब n के अंदर सिर्फ 2 डिजिट है, तो अब हमने लास्ट वाला डिजिट फिर से उड़ाना है, मतलब इसको रिमूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा n इज इक्वल टू सिंपल n डिवाइडेड बाई 10। अगर मैं ये काम करता हूँ तो क्या है, ये लास्ट वाला डिजिट फिर से रिमूव हो जाएगा, हमारे पास जस्ट एक डिजिट बचेगा 1। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साथ साथ दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि काम हो कैसे रहा है। द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो n की वैल्यू अब क्या रहेगी है, मैं आपको दिखाता हूँ n की वैल्यू। अब आप देखिए, अब n की वैल्यू आपको क्या मिलती है। इसको 1 2 3 करता हूँ तो द वैल्यू ऑफ n 1 कि पहले हमने इसको रिमूव किया, हमारे पास ये 2 बचे थे। अब 2 में से जब मैंने तो ये भी डिजिट उड़ा दिया तो हमारे पास जस्ट एक लास्ट वाला डिजिट बचता है, ठीक है। तो अब मुझे इसका मोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लास्ट पे एक ही डिजिट बचा है, तो मैं इसी को ही डिस्प्ले करवा दूंगा सी आउट में n, ठीक है। जब मैं इस तरह से करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि मैं जो भी नंबर इंटर करूँगा उसका मुझे रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा। कि मैं 1 2 3 इंटर करता हूँ तो इसका रिवर्स ऑर्डर मुझे क्या मिल रहा है 3 2 1, ठीक है, जिस तरह कि उसने एग्जाम्पल में बताया हुआ है। आप कुछ भी अब नंबर इंटर करेंगे आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मैं 5 6 ये करता हूँ तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है 6 5 2, ठीक है। तो मुझे रिवर्स ऑर्डर मिल रहा है। आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए जस्ट इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही हैं, जस्ट फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि सभी प्रोग्राम के अंदर फार्मूला मेंशन है, हमने जस्ट कैलकुलेशन करनी है उनको, बस कैलकुलेशन के बाद उनका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर किसी फार्मूले का आपको पता नहीं चलता, आप गूगल करें, आपको फार्मूला मिल जाएगा, जस्ट फार्मूला देखें। अगर किसी का फार्मूला इधर मेंशन नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रोग्राम का सलूशन नहीं देखना, आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई मसला है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से आई थिंक मैं इफ़ के रिलेटेड स्टार्ट करूँगा और उसको डिस्कस करेंगे हम, कंडीशनल स्ट्रक्चर को।